और आपका वोट आपकी सरकार की शुरुआत गुजरात चुनाव से आ रही 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। वहीं आज इस चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी का गठजोड़ टूट गया है। एनसीपी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और वहीं बीजेपी ने टिकट बंटवारे पर कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे के बाद कई चीजें बदली नजर आ रही है। पार्टी के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लिस्ट जैसे ही सामने आ रही है, इन लिस्टों के बाद समीकरण कई सारे बदलते जा रहे हैं। कई लोगों के हाथ छूटते जा रहे हैं और कई लोग साथ आते जा रहे हैं। कई नए चेहरों को मौका दिया गया है तो कई जगह पर कई मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट, जिनका पत्ता कट गया है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट जारी होने के बाद अब कई तरह की चीजें और खुल के कलह सामने आ गई है। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में क्या क्या खास है, चलिए बिंदुवार आपको वो भी बताते चलें कि बीजेपी की इस तीसरी लिस्ट के बाद अब समीकरण कैसे बदल जाने वाले हैं। तीसरी लिस्ट में 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें 14 पाटीदार हैं जिन्हें टिकट देने पर सहमति बनी, फैसला हुआ। नई लिस्ट में कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे कद्दावर मंत्री जिनके टिकट कट चुके हैं। मंत्री वल्लभ वगासिया का टिकट कट गया है। सावरकुंडला से अब एक नया चेहरा है जो मैदान में दिखाई पड़ रहा है। मंत्री नानू वानानी का टिकट भी कट गया है। वो भी एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। सूरज के कतार ग्राम विधानसभा सीट से विधायक थे, पहले मंत्री निर्मला वाघवानी रही निर्मला वाघवानी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। तो कई चेहरे ऐसे हैं जो मंत्री पद तक पहुंचे लेकिन अब टिकट की जद्दोजहद में पिछड़ गए हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये बिंदुवार तरीके से आपको बता देते हैं बीजेपी की तीसरी लिस्ट क्या कहती है। तीसरी लिस्ट में 28 उम्मीदवारों को टिकट है, 14 पाटीदार हैं जिन्हें टिकट देने पर सहमति बनी है। नई लिस्ट में कई मंत्रियों के पत्ते कट गए हैं। मंत्री वल्लभ वगासिया का टिकट कट गया है। सावरकुंडला से नए चेहरे को मैदान में उतार दिया गया है। मंत्री नानू वानानी का टिकट भी कट गया है। सूरत के कतार ग्राम विधानसभा सीट से विधायक थे वो, और पहले मंत्री रही निर्मला वाघवानी, वो भी टिकट दौड़ में पिछड़ गई हैं। और चलिए हमारे संवाददाता पूरव पटेल सीधा हमारे साथ जुड़ गए। पूरव, कई सारे समीकरण बदल गए, इन लिस्टों के आते ही कुछ रूठ गए हैं और अब कुछ ऐसे हैं जो खुले तौर पर मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल नावद, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य दफ्तर है गांधीनगर में, वहां पर हर रोज़ किसी ना किसी तरह से विरोध हो रहा है कार्यकर्ताओं का। कोई कह रहा है कि हमें स्थानिक कैंडिडेट नहीं मिला है, कोई कह रहा है कि उनके जो कैंडिडेट थे उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता रही है कि हम ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि खुद अमित शाह भी शहर में मौजूद है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें पास और कांग्रेस के बीच भी दूरियां नज़र आ रही थी कि उनको भरोसे में लिए बिना टिकट बांट दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नावेद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो बीजेपी के जो मुख्य दफ्तर है कमलम, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बारी बारी अपना विरोध कर रहे हैं। मैं बड़ी लंबी सूची है, आपको बताना चाहूँगा कि प्रभासी चौहान जो पंचमहाल के सांसद है, उन्होंने अपनी बीवी के लिए टिकट मांगी थी, उन्हें नहीं दी गई तो उन्होंने नाराज़गी जताई है। अहमदाबाद के निकोल विधानसभा से जो शहर के प्रमुख है जगदीश पंचाल, उनके खिलाफ कार्यकर्ता आए थे। खेरालू से कार्यकर्ता आए थे। तो कई सारी ऐसी अलग अलग सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विरोध कर रही है लोग, लेकिन फिर भी भरोसा जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है कि हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरव तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी में डैमेज कंट्रोल होने की बात हो रही है, उधर पाटीदार कांग्रेस की लिस्ट में अपनी ज्यादा टिकटें नहीं आने से नाराज दिख रहे हैं। इधर बीजेपी में टिकट कटने से कई विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं और अब वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहला मौका है जब बीजेपी में इस तरीके से अंतर्विरोध सामने आ रहा है। गांधीनगर में पार्टी दफ्तर पर टिकट काटे जाने से नाराज विधायकों ने प्रदर्शन तक किया, तो पार्टी के 2 सांसदों के तेवर भी बगावती नजर आ रहे हैं। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर पर उमड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ और उनकी ये नारेबाजी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं, बल्कि ये सभी पार्टी में टिकट बंटवारे से नाराज हैं। इस बार पार्टी ने डबोई के सिटिंग विधायक की टिकट काट दी। उससे नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे और खुलकर अपना विरोध जताया। उनका आरोप है कि बाहर से थोपे गए कैंडिडेट का विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। डबोई तहसील से मैं विधायक था, अभी मेरी टिकट नहीं मिली है
और सिद्धार्थ पटेल कैंडिडेट हैं। अपना बीजेपी का कैंडिडेट शैलेश मेहता करके यहाँ से नक्की किया हुआ है। शैलेश मेहता बड़ौदा से रहने वाला है। हमने सब प्रचार प्रसार करते थे तब बोलते हैं कि आईआईटी उम्मीदवार है, बाहर का उम्मीदवार है, लेकिन अब तो बीजेपी का भी बाहर का उम्मीदवार आया है। बीजेपी में विरोध के सुर गांधीनगर से ही नहीं सुनाई दे रहे। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के भीतर बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। टिकट न मिलने से कई नेता सीधे तौर पर पार्टी के खिलाफ उतर आए हैं। इस कड़ी में पार्टी के 2 सांसदों का नाम भी जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सांसद प्रभात सिंह अपनी पार्टी को झटका दे सकते हैं। उन्होंने कलोल विधानसभा सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया, जिससे नाराज प्रभात सिंह ने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले बीजेपी के एक और सांसद लीलाधर वाघेला भी टिकट बंटवारे पर विरोध जता चुके हैं। उन्होंने डीसी से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। ऐसी नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, लिहाजा पार्टी के नेता इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं। टीम इंडिया नेशन। तो इधर डैमेज कंट्रोल करने की एक जद्दोजहद चल रही है और उधर कुछ और रोचक तस्वीरें चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई भी नजर आ रही हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। सीएम रूपाणी स्कूटर पर सवार होकर जनता से वोट मांगने के लिए निकले हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं और एक अनोखा रूप उनका दिखाई पड़ा। राजकोट पश्चिम से मैदान में उतरे हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अरुण जेटली वहां पर मौजूद थे। चलिए हमारे संवाददाता पूर्व पटेल की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ पर स्कूटर पर बैठे हैं और साथ में अलग अलग स्कूटर है, साथ में उनकी बीवी भी है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट की गलियों की धूल देख रहे हैं कि आखिरकार मिजाज क्या है वोटरों का। लोगों से मिलते हुए राजकोट में गली गली स्कूटर पर जिस तरह से चुनाव प्रचार का आरंभ किया है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने, बेहद ही खास अंदाज में हर मंदिर में जा रहे हैं, हर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और स्कूटर में देखिए स्कूटर पर है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, लोगों के साथ स्कूटर पर निकले हुए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये अंदाज पसंद किया है स्कूटर पर जाने का। दरअसल ये छोटी छोटी जो गलियां हैं वहाँ पर उनका काफिला नहीं जा सकता प्रचार के लिए, जिसके चलते विजय रूपाणी ने स्कूटर का सहारा लिया और दूसरे स्कूटर पर उनकी बीवी भी मौजूद थी। हालांकि विजय रूपाणी ने भरोसा दिलाया कि इस बार विकास के मुद्दे पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें आएगी। राजकोट से हेतल खत्री के साथ पूर्व पटेल, न्यूज़ नेशन। तो स्कूटर पर सवार होकर सीएम विजय रूपाणी लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच पहुंच के उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से सीएम एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी भर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास न जनाधार है और ना ही पाटीदार हैं, इसलिए उनके पास ही जीत रहेगी। सर ये बताइए कि आशीर्वाद लिया है मां नर्मदा का आपने? जरूर, क्योंकि कोई मान नहीं सकते थे। हमारा हाजी डैम कायम खाली रहता था, लोग यहाँ दिसंबर के बाद क्रिकेट खेलते थे। आज पूरा डैम पानी से भरा हुआ है। मां नर्मदा 400 किलोमीटर दूर से यहाँ उनका आगमन हुआ है और राजकोट की जो पानी की समस्या थी बरसों तक, राजकोट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अब समस्या खत्म हो गई है। नर्मदा 150 तक ले जाएगी? जरूर जरूर, मां नर्मदा का आशीर्वाद है। और मां नर्मदा और नर्मदा डैम जो सरदार का स्वप्न था वो मोदी जी ने पूरा किया है। आज तक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, हम लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। और गुजरात के लिए ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि 10 साल यूपीए की सरकार गुजरात विरुद्ध मानसिकता उन्होंने प्रकट की है। सर पास और कांग्रेस के बीच अभी जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, वो तो उनका झगड़ा है। एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि पास वाले आज तक अनामत की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अब टिकट की बारे में झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के एजेंट वो एक्सपोज हो गए हैं। पीएम सिक्सर लगाने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वो 5 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, अब 6ठी बार चुनाव चल रही है। अब पीएम सिक्सर लगाएंगे और 6ठी बार भी भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीट लेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का साफ कहना है कि कांग्रेस के पास गुजरात में एक भी वोट बैंक नहीं बची है और जाहिर है
कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 150 से ज़्यादा सीटें लाएगी। राजकोट से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो सीएम विजय रूपाणी को जीत की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि ना जनाधार है कांग्रेस के पास और ना ही पाटीदार है, और साथ ही इस बार जीत का छक्का जरूर लगेगा। इधर अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में धुआंधार प्रचार करने में जुटी है कांग्रेस, लेकिन एक झटका एंड लिस्ट के बाद उन्हें लगा है। यूपीए में शामिल एनसीपी ने सूबे में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस पर गठबंधन के लिए गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए हैं और एनसीपी ने साथ छोड़ दिया है और अब वो अकेले मैदान में उतरेंगी, ऐसी बात है। गुजरात में कांग्रेस को झटका, अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी एनसीपी। यूपीए में शामिल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने गुजरात चुनाव में अकेले ही ताल ठोकने का फैसला किया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक एनसीपी कांग्रेस में गठजोड़ पर बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरी फैसला आने से पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। गठबंधन नहीं होने का ठीक रहा, उन्होंने कांग्रेस के सिर फोड़ा और कहा कि कांग्रेस इसके लिए गंभीर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने न तो व्यवहारिक बात की, न किसी को अंतिम बात फैसला सुनाते हुए अपने मन से पूरे जगह की अपनी, और खास करके जहां एनसीपी के वर्तमान विधायक भी है वहां पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों का वहां पर घोषणा करने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने गठबंधन टूटने के लिए एनसीपी की गैर वाजिब मांग को जिम्मेदार ठहराया है। एनसीपी हो चाहे वो और कोई पार्टी हो, कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले रहे हैं, पर अगर कोई मांग अनरिजनेबल करेगा तो वो संभव नहीं है पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। उधर बीजेपी ने एनसीपी के फैसले पर चुटकी ली है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि किसको कितने टिकट दे। कांग्रेस ने अपने टिकटों का जिस तरह से ऊहापोह में फंसी थी, पास को कितने दें, कि प्रवीण को कितने दें, तो जिग्नेश को कितने दें, अल्पेश को कितने दें, एनसीपी को कितने दें। गुजरात विधानसभा में एनसीपी के 2 विधायक हैं। गठबंधन नहीं होने के बाद अब पार्टी अपने बूते पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जामनगर में क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग डालेंगे वोट, कैसा है वहां का सियासी माहौल, चलिए जानते हैं चाय पर चर्चा में। जामनगर की सबसे खूबसूरत लोकेशंस में से एक लकोटा लेक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और दिन हो या रात, आराम के कुछ पल बिताने के लिए जामनगर के लोग यहीं आना पसंद करते हैं। सौराष्ट्र की जनता पिछले 22 सालों से देख रही है भारतीय जनता पार्टी का शासन। इन 22 सालों में सौराष्ट्र की कितनी समस्याएं सुलझ पाई। भारतीय राजनीति के 2 सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में सौराष्ट्र के मुद्दे क्या हैं। कई युवा और कई बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं जामनगर का विकास कैसे हुआ, और आज जब चुनाव होने वाले हैं तो जामनगर की जनता और सौराष्ट्र की जनता क्या चाहती है अपने नेताओं से। जामनगर का विकास किस तरह से हुआ है अब तक, पिछले कुछ सालों की बात करें, और क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ये लास्ट 22 साल में बहुत बढ़िया यहाँ विकास हुआ है। जो पानी का प्रॉब्लम था, हर साल गर्मी की सीज़न में पानी 8-8 दिन में एक बार आता था, इसके बदले में अभी रेगुलर पानी आ रहा है। इसलिए गुजरात का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। रोड भी बहुत बढ़िया बन गया है और आगे डेवलप भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। सड़कें बन गई है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है सौराष्ट्र की, पानी की समस्या सुलझ गई है, इनका ये कहना है। बिजली की समस्या क्या सुलझी है? हाँ जी, बिजली की तो समस्या सुलझ गई, लेकिन अभी जो है ना वो विकास पॉलिटिक्स के एक और छोड़ करके हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया विकास हुआ है। पॉलिटिक्स नहीं है ये विकास में। पॉलिटिक्स नहीं है इस विकास में, तो उसका श्रेय कैसे देते हैं आप? गुजरात की जनता को या सरकार के कामकाज को? ये स्थानिक इधर का लोकल पॉलिटिशियन है, वो सब बहुत बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए लोकल पॉलिटिशियंस ने काफी काम किया है। आज बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आती है। एक तरफ पाटीदार हैं, एक तरफ ओबीसी हैं, एक तरफ दलित हैं, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया? जब विकास हुआ है तो फिर ये सब अलग क्यों हो गए? देखिए, सब लोग अलग अलग है, ऐसे सबके वोट के लिए आते हैं और सबको समझाते हैं, लेकिन विकास तो हुआ है, तो विकास अभी ज़्यादा होना चाहिए। बहुत हो तो गया है, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। इतनी नाराजगी पाटीदारों में थी, इतनी नाराजगी ओबीसी और दलित में थी, क्या 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भांप नहीं पाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, भांपती पाई है, बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन बात क्या है कि जब
सबको फ़ायदा होने लगता है तो सब अपना अपना फ़ायदा ज़्यादा कैसे हो वो देखते हैं, और इसके कारण वो कुछ भी ऐसा करते हैं कि जिससे उनकी ज्ञाति को, उनकी कास्ट को और फायदा मिले। हार्दिक पटेल तो कहते हैं कि ये जितना बात हो रही है गुजरात के विकास मॉडल की, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, परसेंटेज लाइए, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता। ग्रेजुएट होकर बाहर आ जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलती। सच्चाई क्या है? वैसे तो बात करें कि रिजर्वेशन की जो हार्दिक पटेल बात कर रहा है वो रिजर्वेशन के लिए सही है, मायने रखता है, क्योंकि आज जो पिछड़े लोग हैं उसके बच्चे लोग जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। भारत का जो भावी बोला जाता है वो पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। ये विकास तो हो रहा है, आर्थिक विकास जिसका नहीं है वो कैसे उसके बच्चे को पढ़ा पाए। इसलिए अनामत है, जो आरक्षण है वो युवाओं के लिए, जो नई जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि भारत का जो समस्याएं आप सामने रख रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें सुलझाने में कामयाब नहीं होती दिख रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सब लोग जब चुनाव आते हैं तब वचन देते हैं लेकिन कोई पालता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा में, और किस तरह से कई जगह है ऐसी जहां पर कुछ कमी रह गई है। तो क्या बीजेपी से बात करके वो सुलझता हुआ नहीं दिखता? तभी हार्दिक पटेल को सामने आना पड़ता है, जिग्नेश को सामने आना पड़ता है, अल्पेश को सामने आना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब होता है पर मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उसको बताना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, फिर बाद में कुछ सोल्यूशन मिलता है। ऐसा वो हार्दिक पटेल से आने से कुछ नहीं हो सकता। आज अब जामनगर आगे क्या चाहता है? आगे अभी भी विकास तो बाकी है, जितना भी है। किस क्षेत्र में विकास चाहिए? एक तो एजुकेशनल लेवल में भी चाहिए, और बाकी जो है लोकेलिटी जितना हो सके उतना बढ़िया लाइफस्टाइल सबकी बढ़नी चाहिए। तो ये है जामनगर के लोगों की राय। विकास बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अब भी बहुत सारी कमियां हैं जिसे पूरा करना है। 5 सीटें हैं जामनगर में विधानसभा की। देखना है कि कौन सी पार्टी इनके मुद्दों को तवज्जो देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, जामनगर। तो जाति को लेकर आंदोलन कई हुए हैं, लेकिन जामनगर के लोगों का मानना है कि यहां पर चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। यहां पर लोग वोट विकास को नजर में रखकर ही देंगे। विकास हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो होना बाकी है।